मान ही लिया है कि उसे बागियों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यह बात और किसी ने नहीं मानी है, बल्कि खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में पूर्व सीएम और अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस फिर से नागपुर से ही चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें यकीन है कि सरकार उन्हीं की बनेगी, यानी महायुति की ही बनेगी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि बीजेपी अपने दम पर नहीं जीत सकती, और अब वो कह रहे हैं कि बागियों की भी चुनौती है, यानी बीजेपी अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती, नहीं जीत सकती, और दूसरा बागियों की चुनौती भी बीजेपी को है। असल में नागपुर में ही एक चर्चा में फडणवीस ने महायुति में बागियों या एनसीपी, अजित पवार और शिंदे गुट के साथ सीटों के तालमेल में आई दिक्कतों पर कहा है कि जब हम यानी महायुति के नेता मिलेंगे तो चर्चा करेंगे और समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। हालांकि महाराष्ट्र में हर प्रमुख राजनीतिक दल विधानसभा चुनावों में बागियों की चुनौती का सामना कर रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस ने भले खुलकर बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन जब वो सारे प्रमुख दलों की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि बीजेपी को भी अहम दल मानते हैं। जी हां, असल में इस समय महाराष्ट्र की सियासत में बहुत से तार उलझ गए हैं दोस्तों, या उलझे हुए हैं कह सकते हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों महागठबंधनों में जो सहयोगी दल हैं उनमें विचारधारा का सामंजस्य नहीं है। जैसे शरद पवार और कांग्रेस शिवसेना की उग्र हिंदुत्व वाली राजनीति पर नहीं चलते, उसी तरह अजित पवार और एकनाथ शिंदे को भी बीजेपी ने केवल सत्ता की खातिर अपने साथ रखा है। ऐसे में विचारधारा अलग होने और सत्ता के लालच के कारण सहयोगी दलों में टकराव दिखाई देता है। मगर महाविकास आघाड़ी इस मामले में महायुति से बेहतर इसलिए है क्योंकि वहां विचारधारा भले अलग है, लेकिन उद्देश्य यही है कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है, और इसीलिए इस गठबंधन ने दावा किया है कि उनके भीतर सब कुछ जल्द संभाल लिया जाएगा। आज कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथल्ला ने इस बारे में बयान दिया है और साथ ही महायुति पर तंज कस के उसे विचित्र गठबंधन बताया है। आइए जरा सुन लेते हैं रमेश चेन्निथल्ला को क्या कुछ कह रहे हैं, और खासकर महायुति विचित्र गठबंधन है कह रहे हैं। सुनिए। महाविकास आघाड़ी के सारे 288 सीट का नामांकन कल हुआ है। महाविकास आघाड़ी एक साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे सारे कैंडिडेट्स, महाविकास आघाड़ी के सारे कैंडिडेट्स अभी जनता के बीच में हैं। महायुति से कंपेयर करते तो महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। आपस में महायुति में भयंकर लड़ाई चल रहे हैं, और बीजेपी के जो नेता शिंदे ग्रुप में छिन्न में लड़ रहे हैं, और एनसीपी के नेता के कोटे में बीजेपी लड़ रहे हैं। कभी ऐसा मैंने कभी राजनीति में नहीं सुना। एक विचित्र गठबंधन है महायुति। बीजेपी के नेता शिंदे के ग्रुप में और उनके चिन्ह पे लड़ रहे हैं, और एनसीपी के कोटे में जो सीट मिला है उसमें भी बीजेपी लड़ रही है, ताकि बीजेपी ही लड़ रही चुनाव। उनका महायुति खत्म हो चुका है। महायुति का कोई प्रभाव नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो सुन रहे थे आप रमेश चेन्निथल्ला को। कांग्रेस नेता ने जो कुछ कहा उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वाकई महायुति के दलों की आपसी समझ पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। जैसे बीजेपी अब तक कहती थी कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन अब बीजेपी अपनी इस बात से ही पलट गई है, और देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुख्यमंत्री भी चाहते थे कि हम अमित ठाकरे के खिलाफ कोई उम्मीदवार न उतारें। जी हां, मुख्यमंत्री मतलब एकनाथ शिंदे, वो चाहते थे कि हम अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के बेटे हैं उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार न उतारें। लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयां थीं, क्योंकि कई नेताओं का मानना था कि अगर वे उम्मीदवार नहीं उतारते तो वोट शिवसेना यूबीटी को जा सकते थे। इसीलिए हमने सदा सवर्णकर को मैदान में उतारा। बीजेपी का रुख स्पष्ट है, यहां पर साफ साफ है कि बीजेपी का रुख स्पष्ट है कि हमें अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहिए।
ये बात साफ साफ कह रहे हैं बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। यानी आप राज ठाकरे का समर्थन कीजिए लेकिन एकनाथ शिंदे का समर्थन नहीं कीजिए। इस बयान से दो बातें निकलती हैं दोस्तों। एक तरफ शिंदे गुट का प्रत्याशी वहां होगा, यानी एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के खिलाफ होंगे, वहीं बीजेपी अमित ठाकरे का समर्थन करेगी, यानी राज ठाकरे के साथ होगी। यानी एकनाथ शिंदे जिसकी मुखालफत कर रहे हैं उसका साथ दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस या कहें तो बीजेपी। यही खेल शिवाजी नगर मानखुर्द में भी होगा। कल आपने सुना होगा शिवाजी नगर मानखुर्द बहुत इंपॉर्टेंट सीट है महाराष्ट्र में, जहां से नवाब मलिक प्रत्याशी बन गए हैं, वो भी अजीत पवार के समर्थन से, यानी अजीत पवार की पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। और कल जब इन्होंने नामांकन दाखिल किया नवाब मलिक ने, तो उस वक्त उन्होंने जो बातें कही थी, इसलिए इंपॉर्टेंट उनकी बातें यहां सुनना और सुनाना, क्योंकि नवाब मलिक ने कल साफ साफ कहा था कि मैं या तो एनसीपी अजीत पवार गुट के तरफ से चुनाव लड़ूंगा या इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, यानी स्वतंत्र रूप से लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा। यहां दोनों बातें। और आखिर क्या कारण है, क्या मजबूरी थी कि अजीत पवार को इनको अपनी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाना पड़ा नवाब मलिक को? आइए जरा सुन लेते हैं नवाब मलिक जब पर्चा भर रहे थे तो क्या कुछ इन्होंने कहा था। Today I had filed a nomination from Shivaji Nagar Manpur Vidhan Sabha constituency as Nationalist Congress Party candidate, and also I had filled the form as an independent candidate also. But party has sent the EB form and we had submitted it at 2:55 PM. तो यहां पर साफ साफ नवाब मलिक जो हैं ये अब प्रत्याशी बन चुके हैं, और वो भी आप जान ही रहे हैं कि अजीत पवार के एनसीपी से। और यानी महायुति में कौन किसका साथी है और कौन विरोधी है, कौन किस रास्ते पर साथ देगा, कौन किस चौराहे पर मुंह मोड़ लेगा, कुछ भी साफ नहीं है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ये एक बहुत मजेदार गेम है दोस्तों, एक अलग सियासी चौसड़ है, और इस पर कौन किसका प्यादा है और कौन किसके लिए यहां काम कर रहा है बहुत मुश्किल है। शतरंज का खेल अगर आप लोगों ने खेला होगा तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक सफेद की गोटियां होती हैं और एक ब्लैक की गोटियां होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन यहां सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, यहां सब कुछ ग्रे है, और यह ग्रे जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ आइए, महाविकास अघाड़ी में महाविकास अघाड़ी एकजुट होकर शिंदे सरकार को और बीजेपी को घेर रहा है। अब 6 नवंबर यानी दीपावली के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी मुंबई में अपनी चुनावी गारंटी का ऐलान करेगा। जी हां, चुनावी गारंटी का ऐलान महाविकास अघाड़ी करने जा रहा है, और इस मौके पर तीनों दलों के नेता संयुक्त रैली करेंगे इसी मुंबई में। और इस रैली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे, इसमें मौजूद रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, और इसमें मौजूद रहेंगे शरद पवार। ये तमाम वरिष्ठ नेता इस रैली में मौजूद रहेंगे, और चुनावी गारंटी ये तमाम नेता वहां रिलीज करेंगे 6 नवंबर को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। राहुल गांधी के पहुंचने से क्या एमवीए के चुनाव प्रचार में और तेजी आएगी, या कहें तो क्या कांग्रेस के चुनाव प्रचार में तेजी आएगी? क्या कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ेगा राहुल गांधी के पहुंचने से? बिल्कुल बढ़ेगा, यह कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन क्या राहुल गांधी पहुंचेंगे, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी कई जगह उनको जहां होना चाहिए बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए, अभी नहीं जा पा रहे हैं, वो व्यस्त हैं किसी और काम में। और बीजेपी की क्या मुश्किल बढ़ाएंगे राहुल गांधी? ये सारे सवाल हैं दोस्तों, और ये इसलिए क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है। क्या राहुल गांधी जल्दी से जल्दी 13 तारीख से पहले झारखंड जाएंगे, क्योंकि झारखंड में 13 तारीख को चुनाव है, उससे पहले जाएंगे, या वो पवन खेड़ा के साथ किसी और काम में व्यस्त रहेंगे? क्या वो अलग जर्नलिज्म करते हुए नजर आएंगे? ये बहुत कुछ है, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि इस वक्त चुनाव है और देश की जनता और खासकर राहुल गांधी के कार्यकर्ता जो हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता वो चाहते हैं, हम लोग चूंकि जमीन पे हैं इसलिए हम लोग ये बात कह रहे हैं कि चाहते हैं कि राहुल गांधी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचे। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या महाराष्ट्र में महायुति अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह उलझ गई है और बीजेपी के कारण सबके गले में फंदे पड़ गए हैं, और खासकर बीजेपी ने महायुति को फंसा दिया है? क्या ऐसा माना जाए?
वोटिंग से पहले कैसे बिगड़ गया है खेल, ये सब कुछ समझते हैं। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी, शकील अख्तर जी, प्रेम कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी।